अभी के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिना देरी किए क्या पढ़ते उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो क्लास है आज का वो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन क्या था, स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे ये पूरे भारत में फैला, बंगाल का पार्टीशन क्या था, बंगाल का पार्टीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था जिसका विद्रोह लोगों ने किया, स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव क्या थे। ये छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस में 10 नंबर के क्वेश्चन में आया था 2021 में। ठीक है, उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग क्या, उसके बाद पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा। तो उससे पहले पिछले लेक्चर में कुछ कुछ चीजें छूट गई थी, छूटी तो नहीं थी, उसको अलग हेडलाइन देके मैं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अपन क्या चीज था उससे बात कर लेते हैं। वो चीज था आर्थिक राष्ट्रवादी युग। आर्थिक राष्ट्रवादी युग ये क्या था देखेंगे। ठीक है, और दूसरा था कमियां। क्या कमियां थी भी वो पढ़ेंगे। उग्रवादियों में क्या कमी थी, उग्रवादी नेताओं में क्या कमी थी, और उदारवादी नेताओं में क्या कमी थी, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्या था, और उदारवादियों में और उग्रवादियों में, लिबरल्स में और एक्सट्रीमिस्ट में क्या क्या कमियां थी। तो पहले कमियां पढ़ लेते हैं उदारवादियों में और उग्रवादियों में। उदारवादी सबसे पहले कई लोग ये बोल देते हैं कि उदारवादी जो युग था, उदारवादी युग कहां से कहां तक था, 1885 से लेके 1905 तक का जो काल था, जो इरा था, वो कहलाता है उदारवादी काल। ठीक है, लिबरल्स इरा कहलाता है वो। इसके मेन मेन नेता कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, ये सारे इसके मेन मेन नेता थे। तो बोला जाता है इस काल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। ये जो 1885 से 1905 तक उदारवादियों का जो समय था, उसका रहना न रहना कोई मतलब का नहीं, क्योंकि ये आम जनता की आवाज नहीं सुन पाई। आम जनता की आवाज क्या नहीं पाई है, सुन नहीं पाई। उसका सबसे बड़े रीजन मैंने उसी समय बता दिया था कि क्योंकि इसमें समाज के या शहरों के शिक्षित मध्यम, शिक्षित उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे डॉक्टर, वकील, लॉयर, ठेकेदार, जमींदार, ये लोग रहते थे। लिटरेचर, लेखक, ये सारे लोग रहते थे। तथा ऐसे लोग रहते थे जो विदेशों में पढ़े हुए हैं, जो इस देश में पढ़े हुए हैं, ऐसे लोग इस समय भाग नहीं लिए थे उदारवादी में। और इनमें कौन कौन नहीं थे, मजदूर नहीं थे, मजदूर नहीं थे। और कौन नहीं थे, महिला को नहीं रखा गया था, किसान को भी नहीं रखा गया था। ठीक है, ग्रामीण वर्ग को शामिल ही नहीं किया गया था। ना गांव के लोग थे, ना मजदूर थे, ना महिला थी, ना किसान थे, मतलब आम आदमी तो इस पार्टी में था ही नहीं उस समय। तो इसी कारण ये आम जनता की आवाज क्या नहीं कर पाया, सुन नहीं पाया था। ठीक है, क्या नहीं कर पाया था, ये सुन नहीं पाया था। इनमें क्या ज्यादा थी भाई, इनमें देशभक्ति थी, ऐसी बात नहीं बोल सकता कि इनमें देशभक्ति नहीं थी। इनमें भी देशभक्ति थी, ये लोग भी देश के बारे में सोच रहे थे, लेकिन इनमें देशभक्ति तो थी, साथ ही साथ राजभक्ति भी थी। राजभक्ति भी शामिल थी, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। तो राजभक्ति जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो गया किस पे, देशभक्ति पे, और देशभक्ति थोड़ा दब के रह गया। इसी कारण बोला जाता है उदारवादी जो काल था 1885 से लेके 1905 तक, भारतीय इतिहास में उसका ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वो आम जनता की आवाज नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसमें किसान, मजदूर और महिला और ग्रामीण वर्ग शामिल नहीं थे। शहरों के लोग शामिल थे, तो ऐसे लोग शामिल थे जो समाज के उच्च वर्ग थे। ठीक है, जिनका समाज के निम्न वर्गों से कोई नाता नहीं रहता था, तो समाज के निम्न वर्ग की आवश्यकताओं को क्या समझते। इसी कारण से उदारवादी जो चरण है, भारतीय इतिहास के पन्नों में ज्यादा इनका महत्व नहीं रखा गया है। ठीक है, तो कमी ये थी कि देशभक्ति कम थी, ज्यादा वो लोग, ज्यादा उनकी आस्था, ज्यादा उनका विश्वास किस पे था, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में था। ज्यादा विश्वास किस में था, यूरोपीय सभ्यता में थी, भारतीय सभ्यता में नहीं था। ज्यादा विश्वास किसमें था, यूरोपीय एजुकेशन में था, यूरोप की शिक्षा में थी, कि वहां का शिक्षा अच्छा है, वहां की परंपरा अच्छा है, वहां का रहन सहन अच्छा है, भारत के लिए वो जो भी करेंगे, अंग्रेज जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, ऐसा करके
ये उदारवादी लिबरल्स लीडर जो थे, उदारवादी जो नेता थे, वो सोचते थे। उग्रवादी ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। उग्रवादी जैसा उदारवादी सोचते थे, वैस उसका अपोजिट सोचते थे उग्रवादी। मतलब अंग्रेजों के साथ रिश्ता रखना उतना अच्छा नहीं है। अंग्रेज जो भी करेंगे भारतीयों के खिलाफ ही करेंगे। इनको भारतीय इतिहास से, भारतीय परंपरा से, भारतीय खान पान से, भारतीय वेशभूषा से, भारतीय परिवेश से प्यार था। जैसे उदारवादी में क्या कमियां थी मैंने बता दिया। उग्रवादी में कमी ये थी, उग्रवादियों ने ना धार्मिक प्रतीकों को, रिलीजियस सिंबल को अपना अस्त्र शस्त्र बना लिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने क्या क्या अपना लिया? उन्होंने अपनाया आपका शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव था एक, शिवाजी महोत्सव था, ठीक है। और एक क्या था? गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव 1893 से स्टार्ट किया उन्होंने, और शिवाजी महोत्सव जो था वो 1895 को स्टार्ट किया। अब देखिए, ये हिंदू त्योहार है तो इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते या शामिल नहीं होना चाहते, एक आध दो जगह को छोड़ दो। तो इससे क्या हुई? सांप्रदायिकता की भावना फैली। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया था, दो मतलब क्वेश्चन यह था, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन ए, कथन बी, दोनों कथन गलत है, या ए कथन सही है या बी कथन सही है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में यह था कि बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो सांप्रदायिकता फैलाते थे, पहला कथन ये था। दूसरा कथन ये था, बाल गंगाधर तिलक जी के कुछ कार्यक्रम ऐसे थे जो सांप्रदायिकता फैलाने वाले थे, लेकिन वो हिंदू। दूसरा कथन ये था, ठीक है। तो पहला कथन तो सिरे से खारिज है। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो कभी भी हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कभी कोशिश नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ टेक्निक, कुछ कुछ जो सिस्टम था, कुछ कुछ तरीके जो थे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड अपना लिए थे। जैसे गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये मेनली आपका किसका है? ये मेनली आपका हिंदुओं का है। हिंदुओं का भजन कीर्तन गीता इन सबको शामिल किया गया था, ठीक है। ये लोग अनुनय विनय मतलब हाथ पांव जोड़ के अंग्रेजों के सामने नहीं जाते थे कि हमारी बात मान लो आप। ये काम रहता था उदारवादियों का। तो याद रखिए, स्पेशली उग्रवादियों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया, जिससे समाज में ईसाई धर्म हो गया या खासकर बड़े जो मुस्लिम वर्ग है, ये लोग शामिल नहीं हो पा रहे थे इनके ग्रुप में, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने सांप्रदायिकता नहीं फैलाई थी, उनके कुछ तकनीक ऐसे आ गए थे, उनके कुछ टेक्निक ऐसे थे जिनसे सांप्रदायिकता की भावना आ गई थी, लेकिन उन्होंने फैलाया नहीं था। तो एक टॉपिक ये छूट गया था। अब दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं, आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्या है भाई? आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। मेरा इरेजर काम नहीं कर रहा, किया देखते हैं क्या क्या कमियां थी। आर्थिक राष्ट्रवादी युग क्या था? मैंने दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था कि दादा भाई जो नौरोजी है, उन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये बताया था कि भारतीय पैसा जो है अंग्रेज कैसे चुरा चुरा के, हथिया के कैसे विदेशों में ले जा रहे हैं, कैसे लंदन में ले जा रहे हैं करके बताया था, ठीक है। कैसे ले जा रहे हैं करके मैंने बताया था। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ या ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि भारत का जो पैसा है वो कैसे निकल के जा रहा है। और ये जो सिद्धांत था वो 1885 से 1905 में, स्पेशली 1896 में दिया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत, कैसे अंग्रेज लूट के ले जा रहे हैं पैसा, उसके बारे में बताया गया था। ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ भी बोला जाता है। साथ ही साथ हमारे महादेव गोविंद रानाडे जी ने, ये जो रानाडे जी हैं, इन्होंने आधुनिक युग में उद्योगों के विकास, उद्योग क्या कर सकते हैं, भारत में आधुनिक उद्योग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। तीसरा, आरसी दत्त। ये जो आरसी दत्त हैं, इन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, भारत का आर्थिक इतिहास लिखा है। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त,
रमेश चंद्र दत्त हैं। रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। भारत का आर्थिक इतिहास लिखा था। साथ ही साथ हमारे जो महादेव गोविंद, हमारे जो दादा भाई नौरोजी है, इन्होंने प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किया भारत में। साथ ही साथ पहली बार भारत का ऐसा व्यक्ति था जिसने ये बताया कि भारत का जो एक व्यक्ति है वो कितना पैसा कमा रहा है। वो साइंटिफिक नहीं था, अनुमान था वो। साथ ही साथ गरीबी का निर्धारण करने वाले भी दादा भाई नौरोजी हैं। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे पहली बार सोचा गया था कि भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, भारत की इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, इन सब चीजों में बात किया गया था। इसलिए उदारवादी जो चरण था 1885 से लेके 1905 तक, तीन चार जो महान महान नेता थे जिसमें महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त और हमारे दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष जिनको बोला जाता है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बताया, भारत की आर्थिक दशा के बारे में बताया था। इसी कारण से उदारवादी चरण को 1885 से लेकर 1905 तक के काल को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी बोला जाता है। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, उदारवादी चरण या आर्थिक राष्ट्रवादी युग किसको बोलते हैं, तो मैंने बता दिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो है बंगाल विभाजन। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता था मेंस में, 10 नंबर का 2021 में क्वेश्चन बना यहां से, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, बंगाल विभाजन क्या था। देखो, हमको 4-5 चीजें पहले पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए सर, तो पहले सुन लो हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, हमको यहां पे लिख देता हूं मैं। एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ, यहां पे अपन लिख देते हैं यहां पे। तो यहां पे मेरे को एक चीज लिखना है, उससे आपको पूरे पॉइंट, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, आपका पूरा नॉलेज बना रहेगा। पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है, कब, दूसरा क्यों, तीसरा कैसे, चौथा किसने, पांचवा किसके लिए। देखो, आपको 4-5 चीजें पता होनी चाहिए, कब, क्यों, कैसे, छठवा कहां, और सातवां क्या प्रभाव। ये 4-5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसके लिए और क्या प्रभाव पड़ा। ये अगर आपको चीजें ये पता हो जाती है तो आपको ना थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। साथ ही आपका प्रीलिम, आपका जो प्री है किसी भी चीज का प्री, वो आपका आसानी से क्लियर होगा। देखते हैं हम बंगाल का विभाजन। पहला चीज कब, बंगाल का विभाजन कब किया गया, तो बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में। कब, ठीक है, किसने, बंगाल का विभाजन किसने किया, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। तीसरा, क्यों किया, उसके बारे में बताएंगे। बंगाल का विभाजन कब किया, क्यों किया, किसने किया और क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। और बंगाल का विभाजन कहाँ हुआ, ऑब्वियस सी बात है बंगाल में हुआ। तो अपन तीसरे पॉइंट पे जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है भाई, कब किया, 1905 में किया। कब किया, 1905 में किया। क्यों किया, इस पे बात करते हैं। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। किसके लिए किया है भी बात करेंगे। तो बात करते हैं क्यों, ठीक है। बंगाल का विभाजन किस समय हुआ और किसने किया, ये ही क्वेश्चन 40 से 50 बार आ चुका है। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल या जो वायस राय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, उसी के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल का जो विभाजन है भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद निर्णयों में से एक माना जाता है कि ये जो विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ये बहुत विवादित था। इट इज टू डिस्प्यूटेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेबल मैटर था ये बंगाल का विभाजन। ठीक, अब बात करते बंगाल विभाजन क्यों किया गया, कब, किसने, अब क्यों पे आते हैं।
तो बंगाल का विभाजन करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन, बंगाल का ही क्यों विभाजन किया सर? कोई दूसरे जगह का भी विभाजन किया जा सकता था, बंगाल का ही क्यों किया गया? तो याद रखिए भैया मेरे, बंगाल का विभाजन करने का सबसे बड़ा रीजन था कि भारतीय इतिहास में बंगाल बंगाल जो स्टेट था वो सोचने समझने वालों का राज्य था। सर इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक से एक नेता हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, राजा राम मोहन राव हुए, और यहीं से राष्ट्रवादी युग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रवादी मतलब भारत के बारे में जिन लोगों ने सोचा उनमें बंगाल पहले नंबर पे था, पहला चीज। दूसरा, बंगाल में लोग जागरूक हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे। तीसरा, बंगाल में पैसा बहुत था। पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी स्टेट में पैसा था तो बंगाल में पैसा था। ठीक है, तो ये तीन चार रीजन थे जिसके कारण से बंगाल इतना प्रोमिनेंट और मुख्य स्टेट हो जाता है। तो बंगाल में हिंदू भी बहुत लोग थे और मुसलमान भी बहुत लोग थे। तो अंग्रेजों के लिए एक तरीका बन गया कि हिंदू और मुसलमान को लड़ा दिया जाए। एक रीजन ये था। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, इस पे अंग्रेजों ने क्या पल्ला झाड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने बोला कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है यार, बंगाल जो है वो बहुत बड़ा है, हमको शासन प्रशासन करने में असुविधा होती है, इसलिए हम लोग बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक झटके में बोल दिया। ये जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था ना, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, इसी के कारण से हमारे जो गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के गुरुदेव हैं, उन्होंने लॉर्ड कर्जन को आधुनिक युग का पैगंबर बोलता हूं, औरंगजेब तक बोल दिया था। आधुनिक युग का औरंगजेब किसको बोला जाता है? तो उन्होंने अपना कारण क्या बताया भाई, प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल विभाजन राज्य और राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था, नहीं करना चाहिए था। तो यहां पे मैंने बताया अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या बता दिया, प्रशासनिक असुविधा, हमको शासन प्रशासन चलाने में असुविधा होती है करके बोल दिया। ठीक है, लेकिन सही इसका बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? बंगाल का विभाजन, बंगाल में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र से प्यार होने के लिए वहां के नागरिकों द्वारा कोई भी कदम उठा लिया जाना, चाहे वो हिंसक कदम हो चाहे वो अहिंसक कदम हो। तो बंगाल के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी, चाहे वो बंगाल के मुस्लिमों में बोल लो या बंगाल के हिंदुओं में बोल लो। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का मेन उद्देश्य था बंगाल में जो राष्ट्रवादियों की भावना उत्पन्न हो रही थी उसको दबाना था, और बंगाल का विभाजन करके हिंदू और मुस्लिम लोगों को लड़ा के सांप्रदायिकता की भावना, कम्युनलिज्म की भावना, इमोशंस को क्या करना था, पैदा करना था। तो यहां पे लिखा है वास्तविक रूप में बंगाल का विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है, अपने देश के बारे में सोचना कि भैया हमको आजादी चाहिए, कब तक दूसरे के गुलाम रहे, अपने अधिकारों के बारे में बात करना, यही है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था। पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। यहां पे एक चीज बता देता हूं, एक चीज यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज बंगाल है, ये हमारा मान के चलो बंगाल है, ये बंगाल है, इसको 20 से मैंने डिवाइड कर लिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो यहां पे बोल रहा है ये जो पश्चिमी एरिया, ये जो इलाका है और एक ये जो इलाका है, ये पूर्वी है, ईस्ट पोर्शन है बंगाल का सपोज। तो यहां पे मुसलमान ज्यादा रहते थे, एम का मतलब यहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा रहते थे, इधर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत है। और पश्चिमी एरिया, बंगाल का जो पश्चिमी एरिया है वहां पे हिंदू ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने 20 से काट दिया ऐसे कि ये जो ईस्ट पोर्शन है वो मुसलमानों का रहेगा और वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो हिंदुओं का रहेगा करके बोल दिया गया यहां पे। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल बनाना तथा मुस्लिम संप्रदायवाद को उभारना चाहता था। यहां पे कुल मिला के आंदोलन को कमजोर करना था, कांग्रेस को कमजोर करना था, बंगाल के नेशनलिज्म की भावना जो उत्पन्न हो रही थी, राष्ट्रीय चेतना जो उत्पन्न हो रही थी, उसको दबाने के लिए। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, तो बंगाल का विभाजन सर
बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को, नेशनल अवेयरनेस को या नेशनलिज्म के अवेयरनेस को रोकने के लिए या एज अ बैरियर काम किया गया था वहां पे। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए और वहां के राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए किया गया था। ठीक, तो क्यों किया गया था पता चल गया। कब किया गया? 1905 में किया गया सर। किसने किया सर? लॉर्ड कर्जन ने किया सर। क्यों किया सर? बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना और हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए किया गया सर। कैसे किया गया सर? अब बात करते हैं कैसे किया गया। ठीक है, अब किसके लिए किया ये तो बता दिया हम लोगों ने। किसके लिए किया गया? राष्ट्र कांग्रेस को दुर्बल करने के लिए और भारत में राष्ट्रवाद को, भारत के साथ साथ बंगाल ही तो मेन था पहले। बंगाल अगर कमजोर पड़ गया तो पूरा भारत जो है वो कमजोर पड़ जाता। जैसे एग्जांपल आप सब लोगों को पता है, बक्सर का युद्ध पता है? बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता था। बक्सर का युद्ध अगर हार जाते तो शायद भारत पे कब्जा नहीं होता, और बक्सर का युद्ध जीत के उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया। मैंने फिर बोला बंगाल सबसे ज्यादा पैसा वाला एरिया था। बंगाल जैसी हाथ में आया, इंडिया हाथ आते देर नहीं लगा। ठीक है, तो किसके लिए किया गया? दो चीजों को दबाने के लिए किया गया था। कहां किया गया था? बंगाल में किया गया था सर। क्या प्रभाव हुआ था अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े। तो किसने किया, कैसे किया, उस पर बात कर रहे हैं। तो कैसे किया? बंगाल में जो पूर्वी पोर्शन है, जो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ बंगाल है, उधर मुस्लिम ज्यादा रहते थे, मुस्लिम बहुल थे, मेजॉरिटी बहुत ज्यादा थी, तो उस मुस्लिमों को अलग कर दिया गया। और जो वेस्टर्न पोर्शन था, पश्चिम भाग था, वहां पे हिंदू ज्यादा रहते थे, इसलिए हिंदू बहुल एरिया को क्या बता दिया गया? ये तुम्हारा ये वाला अलग पोर्शन हो जाएगा, ये वाला अलग पोर्शन हो जाएगा, बीच से उसको पार्टीशन कर दिया गया। अब पार्टीशन कैसे किया गया देखते हैं। पार्टीशन कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, पार्टीशन में देखते हैं, यहां पे लिखा होगा पार्टीशन में, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा ये हैंग हो गया है, 1 मिनट, थोड़ा सा सब्र रखिए। हाँ, आ गया। तो अभी देख लेते हैं पहले। डेट कुछ कुछ है वो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है डेट, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा ये डेट। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। कुछ परेशानी हो रही है, थोड़ा कोऑपरेट करना। देखो भाई, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, ये घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को की गई थी। किसी किसी बुक में 19 जुलाई भी लिखा गया है, लेकिन 20 जुलाई जो है वो एग्जैक्ट है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था सर। ठीक है, अब एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का मेन मकसद क्या था? बंगाल के विभाजन को रोकना। स्वदेशी आंदोलन, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। वो आंदोलन कौन था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के कारण से ही स्वदेशी आंदोलन किया गया था। तो याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन का मेन रीजन क्या था? बंगाल का विभाजन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, बंगाल प्रस्ताव पारित हुआ था। तो एक चीज याद रखना कि स्वदेशी आंदोलन के जो मेन नेता थे वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जी थे, जिनको बाबू बोला जाता था। बाबू, प्यार से बंगाल के लोग बाबू बोलते थे। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन होगा, ऐसा करके बोला कब गया था? 20 जुलाई 1905 को। इसी के कारण से 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव, बाइकॉट प्रपोजल पास हुआ था यहाँ पे कि हम इस विभाजन को नहीं मानेंगे। और फाइनली बंगाल का विभाजन लागू कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा प्रभाव में आ गया था। घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को हुई। बंगाल विभाजन के कारण से ही स्वदेशी आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905 को। अब बंगाल का विभाजन लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया।
पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बट गया था। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसमें राजशाही, चटगांव व ढाका आदि सम्मिलित थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ध्यान से क्या सुनना है भाई? ध्यान से ये सुनना है कि देख लेते हैं यहां पे अपन क्या बात कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कि जो पूर्वी बंगाल है उसमें कौन कौन से शामिल थे। देखिए, पूर्वी बंगाल में कौन कौन से लोग शामिल थे। ये हमारा बंगाल है, तो ये जो पूर्वी बंगाल है इसमें असम था प्लस पूर्वी बंगाल था, या सीधी से ही बात कहूं इधर पूरा बांग्लादेश था। बांग्लादेश था। बांग्लादेश में क्या क्या आया था? राजशाही, राजशाही नामक जगह थी, वो आया। ठीक है, ढाका आया, मैमनपुर आया, चटगांव आया, क्या क्या आया? असम आया, पूर्वी बंगाल, या सीधे सीधे बोल सकते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के अंदर क्या क्या पड़ता है? राजशाही, ढाका, मैमनपुर, चटगांव। ये जो सारे एरिया थे, ये जो सारे एरिया थे, ये चला गया पूर्वी बंगाल कहलाया। और पश्चिमी बंगाल में क्या क्या आ गया? बंगाल आ गया, जो अभी वर्तमान में हमारा जो बंगाल है वो आया। और क्या आया? बिहार आया। और क्या आया? उड़ीसा आया। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन था उड़ीसा का, संबलपुर। ठीक है, वो सारे चीजें तुम्हारा पश्चिमी बंगाल कहलाया। ठीक है, तो इतने हिस्सों में क्या कर दिया गया था? इनको बांट दिया गया था। अब बात करते हैं, यहां पे बताया गया दूसरे भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा शामिल थे, मैंने अभी बता दिया। करजन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बनाया था। ढाका जो था वो राजधानी बन गया था किधर का? ईस्टर्न बंगाल का, पूर्वी बंगाल का। और अभी भी वो पूरी तरीके से बांग्लादेश बन चुका है। अब क्या हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से क्या हो गया? इंपैक्ट में आ गया, प्रभाव में आ गया था। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में उपवास रखा। लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के अलग अलग तरीके थे। कुछ लोगों ने फास्ट रखा, कुछ लोगों ने उपवास रखा, कुछ लोगों ने वंदे मातरम के गीत गाए। स्वदेशी आंदोलन के समय जो गीत गाया गया था वो था वंदे मातरम का गीत। और अन्य देशभक्ति गीत गाए गए, भजन गाए गए, कीर्तन गाए गए। एक दूसरे को राखी बांधा गया, चाहे पुरुष ने पुरुष को ही क्यों ना बांधा हो, एक दूसरे को राखी बांधा गया। ये किसके कहने पे बांधा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पे एक दूसरे को राखी बांधी गई थी, याद रखना। अब एक दूसरे को राखी बांधने का मतलब यह था कि हम सब एक भाई बहन की तरह हैं, हम सब में एक भातृत्व की भावना है, ब्रदरहुड है, यूनिटी है, एकता है। तो आप बंगाल का विभाजन नहीं कर सकते किसी भी शर्त में। यह दिखाने के लिए राखी दिवस मनाया गया था। तो राखी दिवस, शोक दिवस, उपवास दिवस, वंदे मातरम के गीत गाए गए, भजन गाया गया, कीर्तन गाया गया, ये सारी चीजें यहां पे की गई थी। कांग्रेस ने 1905 में बनारस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया था। 1905 में जो बनारस का अधिवेशन होता है वो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे होता है। अब याद रखो, कुछ कुछ पॉइंट है यहां पे मैं बात कर लेता हूं। कुछ कुछ पॉइंट है उस पर अपन बात कर लेते हैं। क्या क्या पॉइंट है? तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि स्वदेशी आंदोलन में पहली बार बहिष्कार चीज को चुना गया था। पहली बार ऐसा कौन सा भारत का पहला आंदोलन था जिसमें बहिष्कार यूज हुआ था? बहिष्कार या बाइकॉट, वो यूज हुआ था। विदेशी कपड़ों को जलाना, विदेशी कपड़ों का विरोध कहां हुआ था? स्वदेशी आंदोलन में हुआ था। तीसरा, महिलाएं, सबसे पहले महिलाओं और युवाओं का प्रवेश जो था वो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन पे ही हुआ था। चौथा, राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई थी। यहां पे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बना था एक, यूपीएससी में आया ये। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी स्वदेशी आंदोलन के समय। ठीक है, और पांचवा क्या है सर? तो पहले क्या क्या हुआ भाई, देख लो। बहिष्कार, सबसे पहले पहली बार बहिष्कार शब्द यूज हुआ था। विदेशी कपड़ों को जलाया गया था। पहली बार महिलाओं यहां पे बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, युवाओं ने भाग लिया था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी।
एक चीज और भूल रहा हूं मैं, याद तो नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में अपन बता देंगे अगर याद आ जाएगा तो ये सारी चीजें यहां पे हुई थी। हाँ, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ये सबसे पहले किस इंसान ने बोला था? तो ये सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने बोला था। किसने बोला था? ये कृष्ण कुमार मित्र जी ने बोला था। ये कृष्ण कुमार मित्र, बंगाल में एक बंदा था कृष्ण कुमार मित्र, ये पेपर में आया है। इसकी एक मैगजीन चलती थी संजीवनी। क्या चलती थी इसकी मैगजीन? एक संजीवनी। तो संजीवनी में 1905 में बताया गया था कि स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार नामक जो शब्द था वो कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी नामक मैगजीन से लिया गया था। ठीक है, आगे के स्लाइड पे बात करते हैं बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियों व स्वदेशी आंदोलन। अब बंगाल विभाजन में क्या देखें, यहाँ पे बोला स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एक का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई, पी आनंद चालू, अरविंद घोष, सैयद हैदर राजा आदि ने किया। अब ध्यान से सुनो, यही मोस्ट आईएमपी, इसी से बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन ये कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो जो स्वदेशी आंदोलन है क्या वो सिर्फ बंगाल तक रहा? नहीं, वो पूरे देश में फैला था। तो पूरे देश में ना बड़े बड़े नेताओं को कमान संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को बंबई और पुणे का ठेका दे दिया गया था कि तुम यहां पे लिखा है देखो, लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बंबई और पुणे, मतलब मान के चलो पूरा महाराष्ट्र लोकमान्य तिलक को दिया गया था, स्वदेशी आंदोलन का संचालन तुम वहां करोगे। अजीत सिंह, ये भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को कहां कहां दिया गया था? अजीत सिंह और भगत सिंह तो पंजाब दिया गया था अजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को उत्तर प्रदेश दिया था। लाला लाजपत राय को क्या दिया गया था? उत्तर प्रदेश दिया गया था। और सैयद हैदर राजा को क्या दिया था? दिल्ली। तो यही क्वेश्चन आया है। और चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू व टी एम नायक सबको मद्रास दिया था। यहां से चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू, टी एम नायक, ये मोस्ट आईएमपी है। क्वेश्चन कैसे आया था सुन लो। स्वदेशी आंदोलन के समय दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? पंजाब में नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान से सुन लिए, स्वदेशी आंदोलन के समय बंबई और पुणे में नेतृत्व लोकमान्य तिलक जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय पंजाब में नेतृत्व भगत सिंह के चाचा कौन थे? अजीत सिंह ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद हैदर राजा ने किया था। उत्तर प्रदेश में सर किसने नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। सर मद्रास में किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू ने किया था। मोस्ट आईएमपी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी समय बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, इंडियास अनरेस्ट करके बोल दिया था वैलेंटाइन चिरोल ने या वैलेंटाइन चिरोल ने। ये पेपर में कई बार आया, भारतीय अशांति का जनक किसको कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ये किसने बोला था? वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं इस समय चलाया गया बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूल, अदालत, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया था। तो पहली बार बाइकॉट कब किया गया था? कौन सा आंदोलन था जिसमें बाइकॉट, विदेशी वस्तुओं का जलाना, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, उपाधियों का त्याग करना, टू विथड्रॉ टाइटल्स। ठीक है, इसका जो सबसे पहले यूज किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन था भाई, असहयोग आंदोलन नहीं था, याद रखना। इसी समय बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने थे जिसमें से एक क्रांतिकारी संगठन थी अनुशीलन समिति। यह पहली क्रांतिकारी संस्था मानी जाती थी जिसके किन लोगों ने बनाया था? बारेंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने बनाया था। यहीं से एक मैगजीन निकलती थी युगांतर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी समय विज्ञान, स्वदेशी आंदोलन के समय विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बेतार का जो यंत्र है जगदीश चंद्र बसु ने बनाया है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय और अन्य वैज्ञानिकों की सफलताओं ने आंदोलन को मजबूती प्रदान की। मैंने बोला ना, स्वदेशी आंदोलन के समय सबसे पहली महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर
आंदोलन में भागीदारी। तो मेंस में आया था स्वदेशी आंदोलन के क्या क्या प्रभाव थे, तो यही सब प्रभाव लिखने की। सबसे पहले महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। स्त्रियों के अलावा बंगाल के युवाओं ने आंदोलन में भूमिका निभाई। अब पेपर में आया है, बिहार पीएससी या किसी पीएससी में आया कि स्वदेशी आंदोलन से कौन तटस्थ थे। तटस्थ मतलब दूर थे, किन्होंने भाग नहीं लिया था। तो याद रखना, स्वदेशी आंदोलन में किसानों ने और दूसरा मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिमों ने अगर भाग लिया था तो कुछ विशिष्ट मुस्लिमों ने भाग लिया था, लेकिन मुस्लिमों ने भाग नहीं लिया था और किसानों ने भाग नहीं लिया था। ये जरूर अच्छे से याद रखना, ठीक है। मुख्यतः यह आंदोलन किसानों व मुस्लिम की भागीदारी से वंचित रह गया था, ये आया पेपर में, ठीक है। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहार, संस्था का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। अब हिंदुओं ने भजन, कीर्तन, गीता इन सब का सहारा लिया, जिसके कारण से मुसलमान जो थे वो थोड़े कटे कटे से रहने लग गए थे, ठीक है। और किसानों को ज्यादा मतलब नहीं था इस आंदोलन से। तो स्वदेशी आंदोलन में किसान जो थे और मुस्लिम जो थे वो दूर थे, ठीक है। अभी यही लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं भाई कि लेक्चर को कम से कम लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और जिन किसी को नीड है, ऐसे नहीं कि फालतू लोगों को शेयर कर रहा हूं, जिस किसी को नीड है सिर्फ उसी को ही शेयर कीजिए, ठीक है। इसके साथ मैं विदा लेता हूं। माया दया धैर्य रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।